हेलो छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पेट का पेपर अभी हाल ही में बीता है, आप सभी लोगों ने पेट का पेपर दिया और आई होप कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप सभी लोग सफल भी होंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया था कि सर पेपर बड़ा अच्छा हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग तैयारी भी अच्छे किए थे तो पेपर बढ़िया होना ही होना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो जब पेपर दे लेते हैं तो पढ़ाई से थोड़ा विमुख हो जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं करते हैं। फिर जब परीक्षा आती है या कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पढ़ाई करना फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपको असफलता याद लगेगी, सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो जैसा कि आप सभी लोग यूपी SSSC पेट की परीक्षा के लिए आप सभी लोग लगातार लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए और तैयारी से ऐसे ही आप सभी लोग जुड़े रहें, ठीक है ना। तो आइए हम आज ज्योग्राफी की जो श्रृंखला चल रही थी उसकी अगली टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा कि जो विगत क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं ज्योग्राफी की, उसमें हम लोगों ने कर लिया है अक्षांश और देशांतर, भूकंप, ये तमाम जो टॉपिक थी सौरमंडल वगैरह को हम लोग पढ़ लिए हैं और जो प्रश्न बनने वाले उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी लोग जैसे जुड़े हुए हैं उसी तरह से आप लोग लगातार जुड़े रहिए और एकदम कंटिन्यूटी को बना के रखिए। तैयारी अगर करना है तो, सफलता लेनी है तो, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ देंगे तैयारी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप सभी लोग जुड़िए और फिर जो आगामी पेपर है, जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आप सभी लोग लग जाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास को बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, देखिए आज हम सभी लोग उस ग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जिसके हम लोग ऊपरी आवरण को तो देखते हैं, ऊपरी आवरण का हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि अंदर जाना तो संभव है नहीं। अब सभी लोग कुछ न कुछ फैक्ट के आधार पे हम लोग आंतरिक जानकारी जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यदि हम लोग बात करें तो भूगोलवेत्ताओं ने दो साधन बनाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। दो साधन इन लोगों ने बनाए। एक है आपका अप्राकृतिक साधन। क्या है? अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन। और दूसरा इन लोगों ने बनाया प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन। इन दो साधनों के माध्यम से हम सभी लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश की। आइए देखिए, इसमें कुछ कहानियां सुनना पड़ेगा आपको। पहले सुनना है, फिर जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उसके हम लोग चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले अप्राकृतिक साधन के बारे में बात करें, किस आधार पे लोगों ने जानने की कोशिश की। तो अप्राकृतिक साधन के आधार पर यदि आप लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा क्या आपका? ताप के आधार पर। दूसरा आता है दाब के आधार पर और फिर है आपका घनत्व के आधार पर। अप्राकृतिक साधन के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तीन बातें सबसे पहले आती हैं। क्या क्या साइंटिस्टों ने, भूगोलवेत्ताओं ने सबसे पहले ताप के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, तो इन्होंने ये देखा कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, जैसे जैसे हम सभी लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो प्रति 32 मीटर जाने के बाद जो है टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान बढ़ जा रहा है। जैसे जैसे 32 डिग्री को लोग पार करे थे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ गया। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद या कुछ गहराई और तय करने के बाद ये काम होना बंद हो गया। फिर क्या हुआ? फिर पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ने पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लगभग 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हुई। इसके बाद 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई टेम्परेचर में। यानी कि पहले शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक समय आने के बाद जो है तापमान में जो वृद्धि है उसका बढ़ना जो है कम हो जाता है। लेकिन 300 के बाद, अब जब 300 के बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूरी तय करने के बाद जो है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो बढ़ता है। यानी कि यहाँ से ये चीज भूगोलवेत्ताओं ने पाया कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर लगातार तापमान में क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। अब आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि पृथ्वी के केंद्र में जाने पर 32 मीटर की गहराई तय करने के बाद कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है? तो आप लोग उत्तर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। हर एक 32 डिग्री सेल्सियस को 32 किलोमीटर आप तय करेंगे दूरी 32 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। चलिए, ये तो बात रही ताप के बारे में। आइए अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे दाब के बारे में कि दाब के बारे में क्या सोचा इन लोगों ने। देखिए, जब दाब के बारे में अध्ययन करना शुरू किया भूगोलवेत्ताओं ने तो ये पाए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर दाब भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? दाब भी बढ़ रहा है।
और केंद्र में जाने के बाद पृथ्वी का जो प्रेशर है, जो उसका दाब है, वो सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है। और ताप भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है। जब बारीक घनत्व की आई तो देखिए घनत्व के बारे में क्या सोच रहे हैं लोगों ने। घनत्व के बारे में जब बात थी तो ये देखा कि जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी आवरण है क्रस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी आवरण जिसे हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं, जिस पर हम लोग हैं। इसका जो घनत्व है वो 2.90 के आसपास है, या 2.96, आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2.90, ठीक है, लगभग 2.90 के आसपास पृथ्वी के क्रस्ट का, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर ये लोग बढ़ना शुरू किए तो इसका घनत्व भी बढ़ना शुरू हो गया। अर्थात इन लोगों ने ये पाया कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर ताप, दाब और घनत्व तीनों में लगातार वृद्धि हो रही है। ये चीज मिल गया, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर पृथ्वी की संरचना कैसी है। फैक्ट कहता है कि जब ताप भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, तो अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसी एक तत्व से मिलकर हुई होगी तो इस घनत्व का बढ़ना क्या होगा? बंद हो जाएगा। एक समय के बाद आप कितना भी दाब बढ़ाएंगे लेकिन ये घनत्व नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है, घनत्व में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, अर्थात घनत्व भी बढ़ रहा है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर इन लोगों ने देखा कि दाब तो अधिक बढ़ रहा है लेकिन इसका घनत्व भी क्या है? अधिक हो रहा है। अर्थात एक चीज पता चल गया कि इसका केंद्रीय भाग है वो किसी भारी घनत्व वाले तत्व से मिलकर बना है, जैसे लोहा। लेकिन एक चीज इन लोगों ने नहीं पाया कि पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है। यहां से ये पता चल गया कि एक तत्व से मिलकर पृथ्वी नहीं बनी है, क्योंकि इन तीनों में परिवर्तन लगातार हो रहा है। ये तो रहे अप्राकृतिक साधन। इसके बाद बारी आई प्राकृतिक साधन के बारे में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक साधन के बारे में। ध्यान से आप सभी लोग सुनते चले, टॉपिक बहुत बेहतर समझ में आएगी। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देते हैं, ठीक है। जब प्राकृतिक साधन के बारे में लोगों ने चर्चा करना शुरू किया तो सबसे पहले इन लोगों ने देखा ज्वालामुखी के बारे में। जब ज्वालामुखी को उठा करके इन लोगों ने, या ज्वालामुखी से जब इन लोगों ने अध्ययन करने की कोशिश की तो पाया ही कि जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो किसी एक ऐसे तत्व से मिलकर के बना हुआ है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो तमाम अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और दूसरी चीजें उन्होंने देखा कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग या पृथ्वी के कहीं न कहीं मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है, अर्थात तरल भाग है, अर्थात हीटिंग है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भी गर्म है। उसका तापमान क्या है? अत्यधिक है। इन लोगों ने पाया ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है तो आप लोग देखते हैं उसमें तमाम प्रकार के धातुएं होती है, तत्व होते हैं। इससे भी पता चल गया, ये कंफर्म हो गया कि जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है वो अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन इससे भी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। इसके बाद अध्ययन किया इन लोगों ने भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में जब इन लोगों ने अध्ययन करने की कोशिश की तो पाए इन तरंगों की तरफ बढ़े। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं इनके माध्यम से इन लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश की। इसमें देखिए क्या है, भूकंप के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग जानेंगे। तो देखिए भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती है। कौन कौन सी? पी, एस और एन। ये 3 प्रकार की तरंगे जो हैं ये भूकंप में पाई जाती हैं और इन तीनों की प्रकृति अपनी अलग अलग होती है। देखिए इसमें पी तरंग जो होती है इसकी चाल सर्वाधिक होती है। क्या होती है? इसकी चाल अधिक होती है, सबसे अधिक इसी की चाल होती है। यस होती है, इसकी चाल थोड़ी सी कम होती है पी से, लेकिन यह तरल माध्यम में नहीं चल सकती। यह की बात करें तो यह धरातलीय तरंग है, यह केवल धरातल पर चलती है। धरातलीय तरंग है, यह धरातल पर चलती है, लेकिन ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। ये केंद्र की ओर नहीं जाती है। ये तीनों प्रकृति है इन तरंगों के बारे में। छात्रों एक चीज करिएगा, आप सभी लोग भूकंप की एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जाकर के वहां पे आप लोग देखेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। जो भूकंप में 3 तरंगे हैं, जब ये पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती हैं तो केंद्र में पी और एस यही 2 तरंगे जाती हैं, क्योंकि यह तरंग पृथ्वी के केंद्र की ओर नहीं जाती है। ये केवल व केवल धरातल पर क्या करती है? गमन करती है, घूमती है। जब ये पी और यस ये पृथ्वी के केंद्र की ओर जाना शुरू की तो इन लोगों ने देखा कि एक समय के बाद ये जो पी तरंग है, यस तरंग है, ये दूसरी तरफ घूम करके जा रही है और पी तरंग ही एक ऐसी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा,
देखिए, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। क्या है ये केंद्रीय भाग है। यहाँ से ये भूकंपीय तरंगे चलना शुरू करती है, ठीक है, यहाँ से भूपरपटी से या भूकंपीय मूल से तरंगे चलना शुरू करती हैं। तो यहाँ तक जब ये तरंगे आती हैं तो यहाँ तक तो P और S ये दोनों एक साथ चलेंगी, लेकिन एक समय आने के बाद ये यस तरंग इस साइड में घूम करके निकल जाएगी, वह सीधे केंद्र की ओर नहीं जाएगी। ये बात भूगोलवेत्ताओं ने देखा। ये यस तरंग है और यहाँ पर सीधे जो है ये P तरंग निकल करके आती है। यानी कि एक बात पता चल गई कि पृथ्वी का ये जो केंद्रीय भाग है ये किस अवस्था में है, मैग्मा अवस्था में है, अर्थात तरल अवस्था में, क्योंकि यह यस तरंग जो है ये घूम करके दूसरी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये बात पता चल गई। लगभग 120 किलोमीटर या 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ऐसा परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। ठीक है, अब देखिए ये तो जानकारी मिल गई। दूसरा चीज भूकंपीय तरंगों से क्या पता चला कि ये तरंगे जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ रही थी तैसे तैसे इनकी गति में भी परिवर्तन हो रहा था। यानी कि जब ये तरंगे क्रस्ट पर थी तो घनत्व कम था, तो क्रस्ट पे इनकी चाल थोड़ी कम थी, लेकिन इसके बाद जब ये मैंटल के क्षेत्र में प्रवेश की तो इनकी चाल और बढ़ गई। आगे चल करके जब ये क्रोड की तरफ बढ़ी तो इनकी चाल जो है वो और भी अधिक हो गई, अर्थात बहुत तेज इनकी गति हो गई, जिससे ये पता चल गया कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो किसी भारी धातु के या किसी भारी घनत्व वाली धातु से मिलकर के बना है, या ऐसे तत्व से मिलकर बना है जिसका घनत्व सर्वाधिक है, अर्थात लोहा। ये पता चल गया। अब यहाँ से जो प्रश्न आपसे बनता है, प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो उसका एकमात्र उत्तर केवल यही होता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सही जानकारी जो है वो भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर हमको प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपसे बनता है। तो ये सारी बातें तो हैं असंबद्धताओं के आधार पर। और दूसरी चीज आप लोग देखेंगे कि जहां जहां पर ये भूकंपीय तरंगों की चाल में परिवर्तन हुआ वहां वहां पर वैज्ञानिकों ने एक एक असंबद्धताएं बता दी कि यहाँ से जो है पृथ्वी के घनत्व में परिवर्तन हो गया, अर्थात यहाँ से भूकंपीय तरंगों का चाल में परिवर्तन हो गया। आइए देखते हैं इनको। सबसे पहले जब क्रस्ट की तरफ ये तरंगे थी तो इन लोगों ने देखा क्रस्ट की मोटाई को जो 0 से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में क्रस्ट में देखा इन लोगों ने कि जो भूकंपीय तरंगे हैं इनकी चाल थोड़ी कम है और इसका घनत्व कितना है 2.90 इसका घनत्व है, ठीक है ना, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे बढ़े 30 से लेकर 200 किलोमीटर की जब दूरी तय की गई तो यहाँ पर आने के बाद भूकंपीय तरंगों में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। क्रस्ट में भी भूकंपीय तरंगों में जब परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर जो है एक असंबद्धता उत्पन्न हो गई और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में भूकंपीय तरंगों की चाल में परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिकों ने वहां पर एक असंबद्धता दी, उसका नाम क्या है, कोनराड असंबद्धता। यह प्रश्न पूछता है कि कोनराड असंबद्धता कहां पर पाई जाती है या उसका रेंज क्या है, तो आप लोग बताएंगे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि मोहरोपिकीय असंबद्धता। तो मोहरोपिकीय असंबद्धता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ऊपरी मैंटल और ये निचली क्रस्ट के मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोहरोपिकीय असंबद्धता कहते हैं। एक चीज और पूछता है कि मेंटल, पृथ्वी के जो आंतरिक एक क्षेत्र है मेंटल, यानी कि क्रस्ट मेंटल और कोर होता है, तो मेंटल का क्षेत्र कहां से शुरू होता है, तो आपका मोहरोपिकीय असंबद्धता से मेंटल का कोर 2900 किलोमीटर के क्षेत्र तक होता है, 2900 किलोमीटर तक होता है। यहां से फिर भूकंपीय चाल में परिवर्तन हुआ, भूकंपीय तरंगों की चाल में, तो यहां से फिर एक असमर्थता बनी, मोहरोपिकीय असमर्थता। इसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। तो मेंटल वाला क्षेत्र आ गया। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि मेंटल वाला जो क्षेत्र है उसी में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। यानी कि मैग्मा चैम्बर किसमें पाए जाते हैं, तो मेंटल वाली एरिया में जो है मैग्मा के चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ दूरी तय की, यानी कि 200 से लेकर के 700 किलोमीटर के आसपास की दूरी जब भूकंपीय तरंगों ने तय की तो फिर इनकी जो गति थी वो अधिक हो गई, अर्थात इनका घनत्व बदल गया। और घनत्व कितना हो गया आपका 4.3, यहाँ पर घनत्व कितना हो गया 4.3 हो गया। और यहाँ पर एक असमर्थता ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा रेपटी असमर्थता। अर्थात रेपटी असमर्थता कहाँ पाई जाती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य में रेपटी असमर्थता पाई जाती है। आगे बढ़े 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की जब दूरी तय किया भूकंपीय तरंगों ने तो फिर इनके चाल में थोड़ा सा और भी परिवर्तन हो गया।
जब इनके चाल में और परिवर्तन हुआ तो ये पता चल गया कि यहाँ से फिर इनका घनत्व चेंज हो गया, और घनत्व कितना हो गया 5.5 से लेकर के 10.0 तक। और यहाँ पर एक असमता ने जन्म लिया, उसका नाम क्या पड़ा, गुटेनबर्ग असमता। अर्थात गुटेनबर्ग असमता कहाँ पाई जाती है, तो निचली मैंटिल और बाह्य क्रोड के बीच में जो असमता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असमता कहते हैं। फिर दूरी तय किया इन लोगों ने 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर की बीच तक की दूरी तय की। यहाँ से फिर भूकंपीय तरंगों की चाल में परिवर्तन हो गया। अब क्या हुआ, इनका घनत्व बढ़ करके 10.0 से 12.3 तक हो गया, और 12.3 होने के कारण यहाँ पर चाल भी भूकंपीय तरंगों की अधिक हुई, और यहाँ पर फिर एक असमता ने जन्म लिया, उसका नाम क्या पड़ा, लेहमैन असमता पड़ा। और ये भी पता चल गया कि जो केंद्रीय भाग है ये किसी भारी धातु से मिलकर के बना है। और यहाँ से फिर जब और गहराई की दूरी हम लोग ने तय किया, यानी कि 5100 से 50, 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच की, तो यहाँ पर देखा कि फिर भूकंपीय चाल में परिवर्तन हो गया, और यह अंतिम भाग था जहाँ पर पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो है, और ये किसी भारी घनत्व वाले धातु से मिलकर के बना है, और यहाँ पर दाब भी क्या है, वो सर्वाधिक है। ये असमताएं हैं जिसे आप सभी लोग याद कर लेंगे, बहुत ही इजी है, जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे आप एक करके याद करेंगे, पूर्ण रूप से याद हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे आप सभी, देखिए एक चीज क्या मिला कि पृथ्वी से केंद्र की ओर बढ़ने पर ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दाब में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, घनत्व में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, केंद्र की ओर बढ़ने पर इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो रही भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि स्वेस महोदय ने किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने मत को दिए हैं। आइए उनके बारे में हम सभी लोग थोड़ी सी बात जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, ठीक है। आइए हम सभी लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट करिए, जो घनत्व है ये 13.6, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। स्वेस महोदय ने जो है पृथ्वी के केंद्र को या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित, ठीक है। उन्होंने इस ऊपरी भाग को क्या कहा, सियाल कहा, क्या कहा इन्होंने, सियाल कहा। दूसरे भाग को क्या कहा इन्होंने, सीमा कहा, और तीसरे भाग को इन्होंने क्या कहा, निफे कहा। और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछता है। एक पॉइंट आप सभी लोग नोट करिए कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना या पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग, ये ऊपरी आवरण जो है ये क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला भाग, ये क्रस्ट कहलाता है। और क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी के जो भाग में 2 हिस्से पाए जाते हैं, एक सियाल और एक सीमा, ठीक है। यानी कि एक चीज आप लोग जान लीजिए, क्रस्ट में देखेंगे ऊपरी आवरण होता है भूपर्पटी का, जिसका घनत्व कम होता है, 3.0 के आसपास होता है। कितना होता है, 3.0 के आसपास होता है। अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो 5.0 के आसपास इसका घनत्व होता है, और केंद्र की तरफ बढ़ेंगे तो 13.6 के आसपास इसका घनत्व होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से प्रश्न यही बनता है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है सियाल, उसमें कौन कौन से तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है या किससे मिलकर की ये बनी हुई है, तो आप लोग जान लीजिए इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। किससे, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये 2 तत्व इसमें पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के ये बना हुआ है आपका, ठीक है। इसे नोट करिए आप सभी लोग, पहले बना लीजिए फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ये वाली जो परत है सबसे ऊपरी, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना। किससे, सिलिका और एल्युमिनियम, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के ऊपरी वाली परत बनी है। दूसरी परत की अगर हम लोग बात करें सीमा की, तो सीमा किससे मिलकर के बनी है, तो ये जो सीमा वाली परत है ये भी सिलिका और
मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है आपका। तीसरी परत की अगर हम लोग बात करते हैं निफे की, तो इसमें जो तत्व है वो कौन सा तत्व है आपका, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। यानी कि जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो किस प्रकार के तत्व से मिलकर के बना है, तो लोहा से मिलकर के बना है और निकिल से, और इसका घनत्व भी सर्वाधिक होता है। प्रश्न आपसे पूछता है कि निफे में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो निकिल और फेरियम पाए जाते हैं। इसको आप फेरस बोलेंगे, फेरियम बोलेंगे या लोहा बोलेंगे, तीनों बातें कही जाती है। सीमा में तो सिलिका और मैग्नीशियम है, सियाल में आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सबसे ऊपरी परत को पूछेगा तो सियाल है, उसके नीचे कौन सी परत है, सीमा है, और केंद्र में कौन सा है, निफे है। इन भागों को भी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और कि पृथ्वी के केंद्र में जो मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं वो पृथ्वी के किस भाग में पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछ लेता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसे आप सभी लोग बना लो, जितने भी छात्र हो इसे बना लो आपको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करेंगे। देखिए, जैसे जब आपसे पूछेगा प्रश्न में कि पृथ्वी का औसत घनत्व, यानी कि पृथ्वी का औसत घनत्व आपसे पूछे, पृथ्वी का औसत घनत्व, जब पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहां पर आप सभी लोग नोट करेंगे लोहा, यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। लेकिन क्रस्ट में पूछे, क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, या आपसे प्रश्न कर सकता है भूपर्पटीय, भूपर्पटी में कौन सा अधिक, सबसे मात्रा में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है भूपर्पटी में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यानी कि क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन। पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में, यह प्रश्न आपसे करेगा संपूर्ण पृथ्वी में, तो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, और क्रस्ट में ऑक्सीजन। यही जो है पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूजन करता है। एक प्रश्न और भी कर लेता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न आपसे बनते हैं, और इसे आप सभी लोग एकदम बढ़िया से बना करके और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर दूंगा। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न बनते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसे ही क्लास के साथ लगातार बने रहिए और अपने तैयारी को लगातार जारी रखिए, क्योंकि आगे भी जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए आप सभी लोग अपने को अभी से अपडेट करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मैं रखता हूँ, और आप सभी लोग मुझको इजाज़त दीजिए। फिर अगली क्लास में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।